वेकअप जिंदगी में सबसे पहले बात बीजेपी को मिली ऐतिहासिक और अप्रत्याशित जीत की करेंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को भगवा रंग में रंग दिया है और 325 सीटें पार्टी ने हासिल की हैं, जबकि सपा, कांग्रेस और बीजेपी बसपा विधानसभा के एक कोने में सिमट कर रह गए हैं। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। साथ ही यूपी, उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो सकता है। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था, यूपी का सीएम कोई योग्य नेता ही होगा। यूं तो बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे बहुमत का, लेकिन शायद उनको भी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि इतनी भारी जीत मिलेगी। कोई भी भाजपाई सर्वे आने के बाद भी 250 सीटों से आगे नहीं बढ़ रहा था। यूपी का नक्शा पूरा भगवा हो गया और हरा और नीला रंग नदारद दिख रहा है। जाहिर सी बात है, बीजेपी इस जीत से खासी उत्साहित है। जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े उत्साहवर्धक और आनंदित करने वाले नतीजे हैं। बीजेपी की इस जीत की सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी रहे। एक खास रणनीति के तहत बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं घोषित किया और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा और बीजेपी का ये दांव काम कर गया। जनता ने एक बार फिर मोदी के साथ खड़े होने का फैसला किया। सबको बहुत बधाई देता हूं। मोदी जी की लहर यूपी में 2014 से भी तेज दिखाई दे रही है। 2019 में भी मोदी जी की लहर फिर से दिखाई देगी। बीजेपी की जीत में नोटबंदी काफी मदद की। जहां विपक्षियों का मानना था कि नोटबंदी पर जनता नाराज है, लेकिन जनता ने नोटबंदी पर अपनी मुहर लगा दी। जनता ने दिखा दिया कि वो काला धन वालों के खिलाफ मोदी के उठाए कदमों का समर्थन करती है। यही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक भी जनता को रास आई और जनता को ये रास नहीं आया कि देश के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई पर कोई सवाल खड़े किए जाएं। बीजेपी की जीत की एक बड़ी वजह अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा तो रहा ही, कुछ हद तक मुस्लिम वोट बीजेपी के खाते में भी आता दिख रहा है। बीएसपी और सपा कांग्रेस गठबंधन ने 100 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। मुसलमान मतदाताओं में से 10% ने भाजपा को वोट दिया। देवबंद जैसी सीट भी बीजेपी के खाते में गई। माना जा रहा है कि 3 तलाक जैसे मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं की भी मुहर लगी है। भारतीय जनता पार्टी को अगड़ों की पार्टी माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में उसने पिछड़ों को अगुवा बनाया। केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाना इसी कड़ी में एक बड़ा कदम था। इसके अलावा टिकट बंटवारे में भी पिछड़ों का पूरा ध्यान रखा गया। पीएम मोदी भी खुद के ओबीसी होने के समय समय पर भुनाते रहे। ओबीसी की तमाम जातियों ने बीजेपी की ओर रुख किया। साथ ही गैर जाटव दलित वोट भी बीजेपी के साथ खड़ा हुआ। बीजेपी की कुछ योजनाएं भी जनता को खींचने में कामयाब रही। उनमें उज्ज्वला योजना सबसे आगे रही। इस योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई। अब तक करीब 1 करोड़ गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत बांटे गए। इनमें से सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में ही बांटे गए। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले समाजवादी पार्टी की पारिवारिक फूट भी बीजेपी की जीत में योगदान रहा। लोगों में अखिलेश के खिलाफ संदेश गया कि उन्होंने अपने पिता और चाचा को ही पार्टी से दरकिनार कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस से गठबंधन भी शायद जनता को रास नहीं आया। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। जनता ने बीजेपी में भरोसा जताया। ऐसे में उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वाकई उत्तर प्रदेश मोदीमय हो गया है। विधानसभा में बम्पर बहुमत के साथ बीजेपी का यूपी में 14 वर्ष का वनवास भी खत्म हो गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। यूपी में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद अब राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। इस सूची में सबसे पहला नाम केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का है। वो साल 2000 से 2002 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने कदम राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ाया।
वो पहले केंद्रीय मंत्री बने, फिर 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बतौर स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह यूपी के मौजूदा विधानसभा चुनावों के दौरान 26 दिनों तक सूबे में जमे रहे। इस दौरान उन्होंने 120 जनसभाओं को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के दौरान राजनाथ सिंह ने 20,000 किलोमीटर की यात्रा भी की। 1964 से वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और यही बात उन्हें एक ऐसा सियासी चेहरा बनाती है जो जमीनी स्तर पर लोगों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। सीएम पद के दावेदारों में एक और नाम केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का है। पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शुमार मनोज सिन्हा को पूर्वांचल में पार्टी के शानदार प्रदर्शन का इनाम मिल सकता है। मनोज सिन्हा ने अपने काम से बतौर संगठनात्मक रणनीतिज्ञ का दर्जा हासिल किया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का भरोसा भी जीता है। सभी इस बात को जानते हैं कि उन्हें यूपी की हर एक विधानसभा सीट की जानकारी है। इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री की हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी का जिम्मा भी संभाले हुए थे। सिन्हा के साथ बस एक ही कमी है, वो है उनकी जाति। वो भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं और पूर्वी यूपी के कुछ जिलों तक ही भूमिहारों की संख्या सीमित है। लेकिन यही कमी उनके लिए वरदान भी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभालते हैं तो उनकी छवि जाति को लेकर पक्षपात नहीं करने वाले नेता की बनेगी। यूपी चुनाव में राष्ट्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे श्रीकांत शर्मा को बीजेपी ने मथुरा की वृंदावन सीट से प्रत्याशी घोषित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर को बड़ी शिकस्त दी। नामांकन भरने के बाद से ही उन्हें यूपी सीएम पद का दावेदार माना जाने लगा है। उन्हें अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली का करीबी माना जाता है। उनकी दावेदारी इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी सर्बानंद सोनोवाल को असम का मुख्यमंत्री बना चुकी है। वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता ही थे। संघ से करीबी रिश्ता होना और युवा होना श्रीकांत शर्मा के पक्ष में जाता है। मुख्यमंत्री पद की लिस्ट में एक और अहम नाम कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का है। स्मृति की छवि फायरब्रांड नेता के तौर पर है। अमेठी में उन्होंने लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। यूपी चुनाव से पहले ही उन्हें यूपी में सीएम चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था। स्मृति ईरानी युवा है और बीजेपी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी की विश्वस्त है और उनमें भीड़ को खींचने की क्षमता भी है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी महिलाओं में भी अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकती है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के विश्वसनीय बीजेपी यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे चल रहे हैं। टिकट बंटवारे में सुनील बंसल सर्वेसर्वा रहे। ऐसे में जीत कर आए विधायकों की पसंद बंसल ही होंगे और वो निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के गेट से लेकर उनके निवास कक्ष तक सुरक्षा के जिस त्रिस्तरीय चाक चौबंद में सुनील बंसल रहते हैं, इससे पहले कोई प्रदेश संगठन मंत्री नहीं रहता था। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में जो प्रमुखता देवेंद्र फडणवीस को दी, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को, झारखंड में रघुवर दास को, असम में सर्बानंद सोनोवाल को दी, वही महत्व उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल को पार्टी की ओर से मिला है। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धार्थनाथ सिंह डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाती और इलाहाबाद पश्चिम से विजयी उम्मीदवार सिद्धार्थनाथ सिंह ने पीएम मोदी के साथ काफी काम किया है और उनकी छवि एक जुझारू नेता के तौर पर है। ऐसे में उनके दावेदारी को कम करके नहीं आंका जा सकता। उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी में एक भी नेता उनके खिलाफ लामबंदी करने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल के प्रभारी के तौर पर उनका कार्यकाल बड़ा ही शानदार माना जाता है। सिद्धार्थनाथ सिंह की दावेदारी तब और भी मजबूत मानी जाने लगी जब पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उनका प्रचार करते हुए ये कह दिया कि चुनाव के बाद सिद्धार्थनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। एक और नाम जो सीएम पद की दौड़ में शामिल है वो है बीजेपी के कद्दावर नेता संतोष गंगवार का। संतोष गंगवार का रुहेलखंड के इलाके में दबदबा है। वो लगातार 7 बार बरेली से सांसद रहे हैं। जहां तक बात प्रशासकीय अनुभव की है तो संतोष गंगवार को इसकी कमी नहीं है। वित्त राज्य मंत्री बनने से पहले गंगवार पेट्रोलियम और नेचुरल गैस राज्य मंत्री थे, जबकि इसके साथ ही उन्हें संसदीय कार्य की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी। साल 1999 में वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 1989 के बाद से ही गंगवार बीजेपी की स्टेट वर्किंग कमेटी के सदस्य भी थे। पार्टी उनका नाम पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर आगे कर सकती है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह वर्तमान में बीजेपी के असम प्रभारी हैं और सीएम पद की रेस में हैं। माना जाता है कि असम में कांग्रेस ने 9 विधायक जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, उसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही। डॉक्टर सिंह अपनी वाणी दक्षता और सरल स्वभाव के बल पर केंद्रीय राजनीति में अपना स्थान बना चुके हैं।
साथ ही वो प्रदेश संगठन में भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अमित शाह ने डॉक्टर सिंह को उस समय असम का प्रभारी बनाया जब संगठन में इनके पास कोई पद नहीं था। इससे एक बात तो तय है कि अब तक असम चुनाव में बीजेपी की स्थिति देखकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र पर बड़ा दांव खेल सकती है। ये दांव सवर्ण वोट बैंक के लिए भी खुद को मजबूत साबित करने वाला होगा। वैसे गोरखपुर के सांसद और फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता योगी आदित्यनाथ, यूपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और लखनऊ के मेयर और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आने के बाद शनिवार शाम को प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राज्यपाल राम नाईक के पास अपना इस्तीफा देने पहुंचे, जहां राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के बाद राज्यपाल ने उनसे अगली सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने को कहा है। और उधर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने पार्टी पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर चुनाव नतीजों को प्रभावित करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव करवाने की चुनौती दी। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि दोनों राज्यों के नतीजों को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया जाए और वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर की पुरानी व्यवस्था से चुनाव करवाया जाए। चुनाव आयोग ने मायावती के आरोप को सिरे से खारिज किया है। तो यूपी विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद मीडिया के सामने आया अखिलेश ने कहा कि हार पर मंथन जारी है। समीक्षा बैठक के बाद ही ये तय किया जाएगा कि आखिर हार की असल वजह क्या रही। वहीं अखिलेश ने ईवीएम को लेकर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों की जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है, ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी भी, मान लीजिए मैं भी सोचूं इस बात को, क्योंकि बूथ की एनालिसिस करूंगा मैं भी, उसके बाद मैं कह पाऊंगा। लेकिन अगर सवाल उठाए ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा लेना। मुख्यमंत्री मैं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, हार की समीक्षा भी मैं करूंगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत ने समाजवादी पार्टी को आत्ममंथन करने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल सपा के अंतर्कलह कभी थमी ही नहीं थी और सिर्फ चुनाव नतीजों के आने तक के लिए युद्ध विराम जारी रहा था, ये सबने देखा। अब सपा में हार के कारणों की तलाश के साथ ही नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। देखते हैं कि सपा की इस दर्दनाक हार के खलनायक कौन है। अखिलेश यादव की हालत हारे हुए अर्जुन की तरह है। शांत क्लांत अखिलेश में गांडीव उठाने की ताकत नहीं बची तो शत्रु शब्दभेदी बाणों से प्रहार कर रहे हैं। अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल के साथ पार्टी की जीत के लिए महीने भर में 225 से ज्यादा रैलियां की थी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब उनके विरोधी मुखर हो गए हैं, इतने मुखर कि अखिलेश को गम मनाने का वक्त तक नहीं दिया गया और मोर्चा खोल दिया। देखिए, काउंटिंग का इंतजार है और परिणाम तो अच्छे आना है और जो जनता का विश्वास सबको मानना ही है, स्वीकार करना है जनता का निर्णय। देखिए, हमारी तो बड़ी जीत होनी है। भले ही शिवपाल इसे सपा के बजाय अखिलेश की हार बताकर भावी समर का संकेत दे रहे हैं। यही नहीं, निवास से निकलकर साधना गुप्ता ने तो नतीजे आने से पहले ही अखिलेश पर हमला बोल दिया। हम तो यही चाहते हैं कि भाई अखिलेश जीते, फिर से मुख्यमंत्री बने और जो पिछली सरकार में हुआ अब नहीं हो। लेकिन अखिलेश पहले से जानते हैं कि सपा की हार के असली खलनायक तो घर में बैठे हैं, इसलिए प्रचार के दौरान ही अगले दौर की लड़ाई की तरफ इशारा कर दिया था। मुख्यमंत्री मैं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, हार की समीक्षा भी मैं करूंगा। शिवपाल समर्थकों ने खुद को नेताजी के समर्थक बताकर मायावती के साथ जाना बेहतर समझा था। कुछ आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े, बाकी विरोधियों ने अखिलेश के साथ भितरघात कर दिया। नतीजे आने के पहले से ही अखिलेश की नई सोहबत को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ,
हमने जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए थे वहां पूरी जो है निष्ठा से पदाई से हम लोगों चुनाव ने काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जहां पर नहीं खड़े थे उन लोगों ने हम लोगों के पक्ष में ठीक से काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ करके सरकार बनाने में सक्षम थी और समाजवादी पार्टी के अकेले ही सरकार बनती, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और समाजवादी पार्टी जो है वो आप देखिएगा कि उससे कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को जरूर समाजवादी पार्टी से लाभ हुआ। अखिलेश विरोधी कांग्रेस और राहुल गांधी को सपा का असली खलनायक बता रहे हैं। हालांकि अखिलेश का कहना है कि कलह की वजह से ही गठबंधन करना पड़ा। पार्टी के दोनों खेमे एक दूसरे को खलनायक बता रहे हैं। वहीं राहुल से दोस्ती सपा को कितनी भारी पड़ी, इसका आकलन नतीजों पर विचार मंथन के बाद हो पाएगा। लेकिन यदुवंश की ये कलह समाजवादी पार्टी के भीतर एक और महायुद्ध की ओर संकेत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वैसे यूपी विधानसभा चुनाव में कई वीआईपी सीटों पर लड़ रहे नामी चेहरों के रिजल्ट पर नजर रही वीआईपी प्रत्याशी पंकज सिंह, स्वाति सिंह, मृगांका सिंह और अपर्णा यादव सहित कई चर्चित प्रत्याशियों अजय राय, अमन मणि त्रिपाठी, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, सिबगतुल्लाह अंसारी और इमरान मसूद के चुनाव रिजल्ट पर जनता की नजर टिकी रही। आइए देखते हैं कि किसके साथ रही जनता। नगाड़ों की थाप पर थिरकते पैर, नाचना नहीं भी आए तो गम नहीं, बस झूमते रहिए, मुंह मीठा करते रहिए, क्योंकि नतीजे देश के सबसे बड़े सूबे के आए। 403 सीटों में वीआईपी सीटों पर सभी की नजरें टिकी रही। मोदी लहर में वैसे तो बीजेपी प्रत्याशियों का जलवा दिखा, लेकिन कहीं दबंगों की सत्ता भी कायम रही तो कहीं खाटी नेताओं को जनता ने फिर से जिताया। सबसे पहले बात पूर्वांचल के गाजीपुर की चर्चित सीटों में से एक मोहम्मदाबाद की। इस चुनावी दंगल पर सभी की निगाहें टिकी थी। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी अलका राय ने अपने पति कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों के हत्यारोपी बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई और हाथी पर सवार सिबकतुल्ला अंसारी को बड़े अंतर से मात देकर एक बार फिर सीट अपने नाम कर ली। जबकि मऊ सदर से विधायक मुख्तार अंसारी ने बीजेपी समर्थित महेंद्र राजभर को हराकर अपनी सीट को बरकरार रखा। लेकिन मुख्तार के लिए सियासी रूप से अपनी जीत शायद अधूरी ही रही, क्योंकि मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार अंसारी के परिवार की प्रतिष्ठा भी जुड़ी रही है। साथ ही घोसी सीट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी चुनाव हार गए। वहीं सूबे में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पार्टी केसरिया होली में मस्त है। 2/3 बहुमत से अधिक सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी यूपी में सरकार बनाने जा रही है। सपा बसपा का सुपड़ा साफ होगा, कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार देने का काम करेगी यूपी में जिसकी प्रतीक्षा यूपी जनता को 14 वर्षों से। लखनऊ मध्य सीट पर अखिलेश के मंत्री रविदास मेहरोत्रा को बीजेपी के ब्रिजेश पाठक, लखनऊ उत्तरी पर मंत्री अभिषेक मिश्रा को बीजेपी के नीरज बोरा और अमेठी सीट पर मंत्री गायत्री प्रजापति को बीजेपी की गरिमा सिंह के हाथों हार नसीब हुई। नोएडा के मतदाताओं के लिए अनजान रहे बीजेपी के प्रत्याशी पंकज सिंह ने भारी जीत हासिल की। लखनऊ के सरोजनी नगर सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रही स्वाति सिंह ने जीत हासिल की है, जबकि लखनऊ कैंट से मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार चुकी हैं। हालांकि शामली के कैराना में बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह और मेरठ सीट से बीजेपी के पूर्व यूपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्या के आरोपी अमन मणि त्रिपाठी ने नौतनवा से जीत हासिल की। मथुरा की वृंदावन सीट से बीजेपी के श्रीकांत शर्मा ने यूपी में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर को पटखनी दे दी। लोकतंत्र में जीत और हार चलती रहती है और इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। हमारे लिए कोई हार या जीत कोई नई बात नहीं है। रामपुर से आजम खान और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार टांडा से विजयी रहे, जबकि जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर जीत का झंडा फहराया। इलाहाबाद पश्चिम से बीजेपी के सिद्धार्थ नाथ सिंह विजयी रहे, जबकि जौनपुर के मल्लानी सीट से मुलायम सिंह यादव के करीबी मंत्री
पारसनाथ यादव ने भी जीत हासिल की है। मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल सिंह यादव और अपर्णा यादव के अलावा पारसनाथ के लिए भी चुनावी सभा की थी। यूपी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद मौसम जबरदस्त सियासी हो चुका है। जो जीत गए उनकी होली और जो हार गए उनकी जलेगी होली। कुमार मयंक, APN। तो नतीजे आ गए और दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी आ गया। किसी के हाथ हार लगी तो किसी के हाथ अप्रत्याशित जीत। आइए आज क्या कुछ लखनऊ में सरगर्मी रहने वाली है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नतीजों के आने के बाद, इसे समझने के लिए रुक करेंगे लखनऊ का। मेरे सहयोगी खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुर्रम, आज क्या कुछ खास है लखनऊ में, राजधानी में गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर, और साथ ही अगर सपा की बात करें तो उस कैंप में भी क्या आज समीक्षा होगी, आत्ममंथन होगा, क्या कुछ सरगर्मियां? देखिए, अगर हम आज लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर केसरिया रंग चढ़ चुका है। 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। बीकेटी जहाँ से कभी राजनाथ सिंह हारे थे वहाँ भी आज केसरिया परचम फहरा रहा है और सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा पाई है। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि कल जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि वो कैसे देखते हैं तो उन्होंने ग्रेसफुली अपने हार को एक्सेप्ट किया। तो साथ में ये भी कहा कि वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, समीक्षा की जाएगी, उसके बाद जिम्मेदार कौन होगा ये पता किया जाएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात से ओतप्रोत है कि उन्होंने वो विक्ट्री हासिल करी है जो कभी कांग्रेस भी नहीं कर पाई थी। 1980 में 309 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 320 से ज्यादा सीटें मिली, यानी कि एक तरीके इतना प्रचंड बहुमत इससे पहले शायद ही कभी उत्तर प्रदेश में किसी को मिला हो 80 के बाद से, और कांग्रेस के बाद से ये पहली मर्तबा हुआ जब किसी अन्य पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश के इतिहास में। कांग्रेस से पहले किसी ने हासिल नहीं की थी। लेकिन आज हम बात करें बहुजन समाज पार्टी का या समाजवादी पार्टी का तो या फिर कांग्रेस पार्टी का, तो यहाँ पर आपको मातम दिखाई देना है। और लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात की तो लगातार जीत का जश्न कैसे मनाया जाए इस पर मंथन फिलहाल चल रहा है। लेकिन सबकी नजरें दिल्ली पर लगी हुई है अभिलाषा, क्योंकि आज वहां पर शाम को बैठक होनी है और शायद आज मुहर लग जाए या होली के बाद आपको मालूम चल जाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तर प्रदेश का, ये तय होना है। कई नाम उसमें चल रहे हैं चर्चा में, इसी को लेकर के आज पूरे लखनऊ में चर्चा चल रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नामों पर डिस्कशन चलेगा आज दिन भर। लखनऊ की हम बात करें तो यही कुछ होता रहेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, सपा कैंप के बारे में आपने बताया, बीजेपी के लिए अभी बताया कि अब यही चर्चा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बसपा को लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे खुर्रम, जहां इतना गंभीर आरोप मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाती हैं कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी हुई है, गले नहीं उतरती बीजेपी की ऐसी जीत। क्या कुछ तैयारी है बसपा की ओर से, क्या इस बात को आगे ले जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी खंडन किया है, सिरे से खारिज किया है उनकी बात को? जी बिल्कुल, देखिए अब जो कल मायावती के तेवर थे उसमें तो यही लग रहा था कि इस लड़ाई को वो आगे ले जाने के मूड में है, लेकिन इस लड़ाई की जमीन कितनी बड़ी है ये भी देखने की बात होगी। देखिए, जब चुनाव होता है तो चुनाव आयोग सबसे बड़ा सिस्टम बन जाता है हमारे हिंदुस्तान का, या फिर जहां जिस स्टेट में चुनाव होता है तो आप उस पर उंगली उठाते हैं या आपत्ति दर्ज करते हैं तो ये हताशा की झलकती है। अखिलेश यादव ने भी हालांकि इसका समर्थन किया है, लेकिन जमीन बहुत छोटी है, बहुत लंबी लड़ाई फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। अब देखना यही होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने कितनी तैयारी की है इस लड़ाई को आगे ले जाने की। लेकिन फिलहाल मातम छाया हुआ है बहुजन समाज पार्टी में और अभी वहां भी हार की समीक्षा होगी कि इतनी करारी शिकस्त आखिर कैसे मिली। मायावती की समझ से बाहर है, सारे वोट बैंक बिखर गए हैं और सिर्फ एक वोट बैंक इस वक्त दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, वो है मोदी वोट बैंक। चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो, चाहे यादव वोट बैंक हो, चाहे आपका बुंदेलखंड का मामला हो, चाहे कहीं देखिए 37 ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश के जिले हैं, 37 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पर एक लाइन से स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप अगर गौर करिए तो अगर उत्तर प्रदेश, अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की हम यहाँ की बात करें तो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, सिर्फ एक छूटी है भारतीय जनता पार्टी से, यानी कि जो प्रचंड बहुमत मिला है वो पूरे उत्तर प्रदेश में मिला है, पॉकेट्स में नहीं मिला है। या यूं नहीं कह सकते कि 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन, ये पूरा प्रचंड बहुमत है। उत्तर प्रदेश पूरा केसरिया हो चुका है। तो अब देखना यही है कि जो विपक्षी दल हैं वो किस तरह से उभर पाते इस हार से और कैसे काउंटर करते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड बहुमत की सरकार को, क्योंकि अपोजिशन है वो सरकार को घेरती है, लेकिन जब प्रचंड बहुमत है
कैसे घेरेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि केंद्र का नजारा सबके सामने है। अब उससे बड़ा नजारा उत्तर प्रदेश की अपोजिशन के सामने है कि किस तरीके से नतमस्तक रहते हैं या फिर अपने आप को गैदर करके एक बड़ा फ्रंट बनाते हैं। ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या सपा कांग्रेस बसपा एक मंच पर आएगी। सपा बसपा कांग्रेस ये एक बड़ा महागठबंधन इस पर सबकी निगाहें, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरना है तो फिर सारे विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पे आना उनकी अब मजबूरी बन चुकी है। अभिलाषा जी बिल्कुल, अब लेकिन देर हो चुकी है क्योंकि जीत तो बीजेपी को मिल गई और आगे की रणनीति बनानी होगी जरूर इन सभी पार्टियों को। खुर्रम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस वक्त रुझान आ रहे थे और हार की तरफ सपा और कांग्रेस गठबंधन बढ़ रही थी, उस वक्त ही बयान आने लग गए थे। शिवपाल यादव का बड़ा बयान आया था कि ये समाजवादियों की नहीं घमंड की हार है। आज भी नजर बनी रहेगी जो बड़े नेता हैं और खास तौर पे मुलायम सिंह यादव की बात की जाए, कुछ रिएक्शंस उनकी तरफ से आए या फिर पार्टी के अंदर से कुछ खबरें छनकर आ रही हैं, क्या उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है इस पर? देखिए अभिलाषा, बड़ा विस्फोट हो सकता है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि जिस तरीके से तकरीबन 3 महीने तक की जो क्लेश सामने सड़क पर आया था समाजवादी परिवार में, वो अब एक नए रूप में आपको दिख सकता है होली के तुरंत बाद। अगर शिवपाल सिंह यादव ने उसकी भूमिका बना दी है ये कहकर कि घमंड हारा है, समाजवादी पार्टी नहीं आ रही है, ये साफ बताता है कि किस तरीके से कोई पार्टी सत्ता में आकर एरोगेंट हो जाती है। शिवपाल सिंह यादव के इस बयान से बहुत से लोग सहमत है, लेकिन विद इन द पार्टी क्या है, क्योंकि अब अखिलेश यादव को ये समझना, क्योंकि उनके पास समीक्षा की वो बात कर रहे हैं, लेकिन समीक्षा के बाद वो किसका हार का ठीकरा फोड़ेंगे, अगर फोड़ना चाहेंगे सर कहां से मिलेगा, क्योंकि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही मुख्यमंत्री हैं, तो सब कुछ आपके हाथ में था। उसके बाद से ये स्थिति आखिर कैसे हुई? भीतरघात का बात करिएगा तो भीतरघात तब समझ में आता है जब आपका आंकड़ा थोड़ा सा बेहतर होता है। यहाँ पर आप छलनी हो चुकी है समाजवादी पार्टी, इतने छेद हैं, किस किस छेद को छुपाएंगे अखिलेश यादव। और अगर हम बात करें परिवार की तो जाहिर सी बात है अपन्ना हारी हैं, और उसके बाद साधना, अगर हम साधना की बात करें तो उनका भी बयान आ चुका था, लेकिन अब क्योंकि वो प्रतीक, क्योंकि जो जिस तरीके से अंदर चल रहा था, अंदर खाने में चल रहा था, साधना गुप्ता जो कि पत्नी है मुलायम सिंह यादव की, उनका जो बयान आया था, और कल जैसे शिवपाल सिंह यादव का बयान आया, वो साफ है कि एक नई भूमिका तैयार हो चुकी है समाजवादी परिवार। अब ये देखना होगा कि किस तरह से कुनबा और किस तरीके से पार्टी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी कुनबा अपने को संभाल पाता है इस विस्फोट के बाद। लेकिन एक बात है कि होली के तुरंत बाद बहुत जल्द आपको एक बड़ा पॉलिटिकल सियासी ड्रामा देखने को मिल सकता है समाजवादी परिवार में और समाजवादी पार्टी में, क्योंकि देखने वाली बात ये भी है कि जो विधायक हैं, जो विधायक जीते हैं, वो अब किस खेमे में जाकर बैठेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। कोई संख्या बहुत बड़ी नहीं है, कुछ भी बड़ा आपको चेंज देखने को मिल सकता है समाजवादी पार्टी में। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये भविष्य की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। उत्तराखंड में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है और चुनाव में बीजेपी के बनाए गए चक्रव्यूह में घिरकर हरीश रावत की हसरतों ने दम तोड़ दिया। इस जश्न में ऐतिहासिक जीत का जोश छुपा है। उत्तराखंड में बीजेपी के लिए होली 2 दिन पहले ही आ गई। बीजेपी ने राज्य की करीब 85% सीटों पर कब्जा कर एक तरह से उत्तराखंड को कांग्रेस मुक्त कर दिया। जब से उत्तराखंड अलग राज्य बना है, विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को ऐसा प्रचंड बहुमत नहीं मिला था। यूपी की तर्ज पर ही उत्तराखंड में बीजेपी को मिला नंबर हर अनुमान को पार कर गया। स्वाभाविक की हर कार्यकर्ता को खुशी है। पूरे प्रदेश के कोने कोने में लोग खुशियां मना रहे हैं, गांव-गांव में खुशियां मना रहे हैं, और पूरा उत्तराखंड निश्चित रूप में कमल के फूल में रंग चुका है और ऐतिहासिक विजय है हमारी। उत्तराखंड में कांग्रेस की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि उसका सेनापति ही चुनावी जंग में खेत आ गया। सीएम हरीश रावत एक नहीं दोनों सीट पर हार गए। हरिद्वार ग्रामीण में बीजेपी के यतीश्वर आनंद ने तो किच्छा में राजेश शुक्ल ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। मुझे दुख है, गहरा दुख है कि मैं पार्टी के विश्वास को, पार्टी लीडरशिप के विश्वास को कायम नहीं रख पाया। अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाए और कांग्रेस की जो हार हुई है उसको स्वीकार करता हूं, और वो मेरी लीडरशिप में शायद कुछ कमजोरियां रहेगी जिसके कारण अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, और उत्तराखंड में जो हरीश रावत जी की सरकार जिस तरह से काम कर रही थी और जिस तरीके से जनता का समर्थन खो चुकी थी,
जिस तरीके से भ्रष्टाचार में बिल्कुल आकंठ लिप्त हो गए थे, तो एक मैंडेट है जनता का, एक आक्रोश था इनके प्रति जो छलक कर बाहर आया। उत्तराखंड के चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की ओर से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे पारंपरिक मुद्दे उठाए गए। इनके अलावा रिटायर्ड सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर भी जोर था। बीजेपी ने 4 दशक से ज्यादा तक इस मुद्दे को लटकाए रखने की तोहमत कांग्रेस पर पड़ी थी। आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में हर 5 परिवार पर एक सैनिक है। इसलिए माना जा रहा है कि सैनिकों के परिवार भी इस बार बीजेपी के वोट बैंक बनकर सामने आए। पिछले साल विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत समेत करीब दर्जन भर नेताओं ने हरीश रावत का विरोध करते हुए कांग्रेस छोड़कर एकमुश्त बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने कांग्रेस से आए नेताओं या इनके कुछ अपनों को पार्टी टिकट थमाया, जिसको लेकर बीजेपी में भी कुछ बागी सामने आ गए। लेकिन चुनाव प्रचार में उतरा पीएम मोदी का चेहरा बगावत समेत कई उन मुद्दों पर भारी पड़ा जो बीजेपी के खिलाफ जा सकते थे। हरीश रावत का चेहरा अपनी पार्टी की बगावत थामने में तो नाकाम रहा ही, भ्रष्टाचार और विधायक को खरीदने के आरोप से जुड़े रावत के स्टिंग मामले को उछालकर बीजेपी ने कांग्रेस का खूब सहित कबूतराए नमः कर दिया। योगेश सेमवाल के साथ शैली लाठे, एपीएन देहरादून। तो हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा दोनों ही विधानसभा सीट से हार का मुंह देखने वाले उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और इस दौरान हरीश रावत ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में कुछ न कुछ कमी रह गई। यही वजह रही कि कांग्रेस सूबे में जनाधार नहीं पा सकी। दुख है, गहरा दुख है कि मैं पार्टी के विश्वास को, पार्टी लीडरशिप के विश्वास को कायम नहीं रख पाया। अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाए और कांग्रेस की जो हार हुई है उसको स्वीकार करता हूं और वो मेरी लीडरशिप में शायद कुछ कमजोरियां रहेगी जिसके कारण अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। तो उत्तराखंड में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना किसी चुनौती से कम नहीं। वजह है पार्टी में इस पद के कई दावेदार का होना। उत्तराखंड में बीजेपी के कई धुरंधरों ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर राज्य की सत्ता से कांग्रेस का बोरिया बिस्तर समेट दिया। पीएम के चेहरे के साथ बीजेपी ने उत्तराखंड का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन अब उसे सीएम का चेहरा चुनना है। बीजेपी की मुश्किल ये है कि उसके पास सीएम के चेहरे के विकल्पों की भरमार है। इनमें 3 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सतपाल महाराज, पिछले साल कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आने वाले विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत और 2 पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक के नाम शामिल हैं। सतपाल महाराज गढ़वाल से कांग्रेस के लोकसभा सांसद भी रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव 2014 के ठीक पहले सतपाल महाराज ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। तब वो लोकसभा उम्मीदवार तो नहीं बने, लेकिन अपने सभी समर्थकों के साथ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, जिसका चुनावों में बीजेपी को फायदा हुआ था। इस बार सतपाल महाराज चोपटा खाल विधानसभा सीट से लड़कर जीते हैं। चुनाव लड़ने के चलते सतपाल महाराज की दावेदारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत ज्यादा मानी जा रही है। सीएम पद के लिए राज्य में बीजेपी के पुराने नेताओं को उन नेताओं से खतरा है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। इनमें से हर नेता खुद को सीएम पद का दावेदार मानता है, चाहे वो विजय बहुगुणा हो, हरक सिंह रावत या फिर यशपाल आर्य हो। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान शायद इन्हें मौका देने में जल्दी ना करे, क्योंकि पुराने नेताओं में एक असंतोष उपज सकता है। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक भी सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वैसे चर्चा में भगत सिंह कोश्यारी का नाम भी आता है, जो अभी सांसद हैं। कोश्यारी भी एक बार राज्य में सत्ता की भागदौड़ थाम चुके हैं, लेकिन इन सब से बड़ा सवाल है कि सीएम के लिए मोदी और शाह की पसंद कौन होगा। सचिन भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इधर पंजाब में कांग्रेस की नैया को पार लगाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार कांग्रेस पार्टी की साख को बचा चुके हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे कांग्रेस के लिए ज्यादा अच्छे नहीं रहे, लेकिन कैप्टन ने जिस तरह पंजाब में कांग्रेस के झंडे को फहराया, उससे कांग्रेस के नेताओं में खुशी की लहर है। कैप्टन लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की साख को बचा चुके हैं। एक बार फिर कांग्रेस के लिए संकट मोचक साबित हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में कांग्रेस की जोरदार जीत के वो ही नायक रहे। पंजाब चुनावों के रुझानों में कांग्रेस की सरकार को भारी बहुमत मिला। पंजाब में जीत का सेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिर पर बांधा है।
कैप्टन ने खुद उम्मीद नहीं की होगी कि जो गिफ्ट उन्हें 75वें जन्मदिन पर मिला है। उनकी पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है और 10 साल से चली आ रही बादल सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कैप्टन ने इस जीत के लिए पंजाब की जनता को धन्यवाद दिया। अमरिंदर सिंह ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को वो लांबी सीट से नहीं हरा पाए, लेकिन पटियाला की परंपरागत सीट उन्होंने जीत ली। कैप्टन के नाम से मशहूर अमरिंदर सिंह ने बादल सरकार को ड्रग्स के मुद्दे पर जमकर घेरा। अमरिंदर ने दावा किया कि वो जल्द ड्रग्स से पंजाब को निजात दिलाएंगे। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने अमृतसर लोकसभा सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली को हराया था। इस सीट पर बीजेपी लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही थी, लेकिन अमरिंदर ने ये चुनाव जीतकर कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाया था। कैप्टन ने लोकसभा चुनाव में जेटली को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। अमरिंदर सिंह 5 बार पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए, जिसमें से 3 बार वो पटियाला से और एक बार सामना और तलवंडी से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद अमरिंदर सिंह 1999 से 2002 और 2010 से 2013 तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और इस बीच 2002 से 2007 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। आपको बता दें कि 2017 के पंजाब चुनावों को ध्यान में रखते हुए 27 नवंबर 2015 को अमरिंदर सिंह को एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी गई थी। अब राहुल गांधी खुद ये ऐलान कर चुके हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। अब देखना यह है कि वो अपने राज्य को ड्रग्स के गर्त से कब तक निकाल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यूपी और उत्तराखंड में प्रचंड जीत दर्ज करने के बावजूद भगवा खेमे को ये कसक कचोटती रहेगी कि वो अपने पंजाब के किले की रक्षा इस बार नहीं कर पाए। यहाँ 10 सालों से सरकार चला रही बीजेपी अकाली सरकार को अब विपक्ष में बैठना होगा। ये जश्न जीत का है। लखनऊ और देहरादून का सियासी किला जीतने के जश्न का है, लेकिन यह हकीकत है कि यह जश्न दोगुना हो जाता अगर पंजाब में भी नतीजे बेहतर होते। वहां का किला कांग्रेस के हाथों गंवाना नहीं पड़ता। यहां 10 सालों से चल रही बादल सरकार इस बार जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाई। कांग्रेस ने यहां जबरदस्त जीत दर्ज की। पंजाब के लोगों के जो आस और उम्मीद थी, उनका हमारे ऊपर विश्वास था। ये उस आस और उस विश्वास की भरपूर जीत है। लोगों ने दुष्टों का अहंकार तोड़ा है, धर्म को जिताया है। सिद्धू के जाने से बीजेपी को सीधा नुकसान हुआ है, क्योंकि सिद्धू के आरोपों के बाद ये मैसेज जनता के बीच गया था कि बीजेपी जमीनी नेताओं की जगह हवाई नेताओं को तवज्जो देती है। पंजाब की जनता के लिए इस बार भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। विपक्षियों ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर बादल पर अरबों के हेरफेर और करीबियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी को बड़ी तादाद में मिला जन समर्थन इस बात की तस्दीक करता है। पंजाब में नशे की समस्या चुनावों से काफी पहले ही मुद्दा बन चुकी थी। बादल सरकार ने राज्य के युवाओं को नशे से बचाने के लिए कई कदम उठाने का दावा किया, लेकिन सत्ता के नजदीक कई लोगों पर भी नशे के कारोबार में शामिल होने के आरोप लगे। जनता में ये आम राय बनी कि सरकार इस अहम मोर्चे पर नाकाम रही है। बादल सरकार को इस बार तेज सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। फैसला सुनाते वक्त मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बढ़ती उम्र भी जनता के जहन में थी। पंजाब में हालांकि हम चुनाव हारे हैं, मगर 30% से ज्यादा वोट हमारे गठबंधन ने प्राप्त किया है। नतीजों के साथ आंकड़ों की अगर बात करें तो बीजेपी ये सोचकर खुश हो सकती है कि कांग्रेस भले ही सत्ता में वापसी कर रही हो, लेकिन 2012 के मुकाबले उसका मत प्रतिशत 39.92% से घटकर 2017 में 38.5% हो गया है। लेकिन सियासी संघर्ष त्रिकोणीय होने की वजह से कांग्रेस को सीटों के मामले में खासा फायदा हुआ और बीजेपी के कांग्रेस मुक्त अभियान को करारा झटका लग गया। सचिन भाटिया, APN। और पंजाब विधानसभा चुनाव नतीजों से आम आदमी पार्टी का पंजाब में जीतने का सपना टूट गया। बड़ी उम्मीदों से विधानसभा चुनाव में उतरी आप
117 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन 22 सीटों पर ही सिमट गई। आखिर क्यों आम आदमी पार्टी की उम्मीदों पर जनता ने पानी फेर दिया? नतीजा आने से पहले ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकरों पर जय हो के नारे लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन शुरुआत के 2 घंटों की काउंटिंग के बाद ही ये साफ हो गया कि पार्टी राज्य में दूसरे नंबर के लिए लड़ रही है। पार्टी के बड़े नेता कुमार विश्वास ने कहा है कि पंजाब और गोवा के नतीजे पार्टी के लिए एक बड़ा सबक है और पार्टी इस पर मंथन करेगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों राज्य में पार्टी का दिल्ली जैसा जादू नहीं चल पाया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हार का एक बड़ा कारण सिरसा डेरा बताया जा रहा है। डेरा की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो अकाली और बीजेपी गठबंधन को समर्थन देगा। इस डेरा से गांव के लोगों का काफी जुड़ाव है। इतना ही नहीं, राज्य के दलित समुदाय में भी इस डेरे का काफी प्रभाव है। कहा जा रहा है कि इस डेरे का चुनाव पर हमेशा ही काफी प्रभाव रहा है। राज्य में डेरा हमेशा से चुनाव से पहले किसी पार्टी को समर्थन किया करता रहा है। इस बार डेरा ने अकाली बीजेपी को समर्थन का ऐलान क्या किया? आम आदमी पार्टी के पैरों के तले से जमीन सरक गई और पार्टी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सुच्चा सिंह छोटेपुर का जाना। पार्टी के इस नेता को अगस्त में पंजाब इकाई के संयोजक पद से हटा दिया था। एक कथित स्टिंग ऑपरेशन में छोटेपुर कथित रूप से विधानसभा टिकट के एवज में पैसे लेते दिख रहे थे। हालांकि वो इसे अपने खिलाफ साजिश करार देते रहे। उस समय उन्होंने जिस तल्ख अंदाज में पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर हमला किया और उन्हें सिख विरोधी बता डाला था, वहीं से ये कहा जाने लगा था कि चुनाव में वो पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं और ये सच भी साबित हो गया। आम आदमी पार्टी की हार का तीसरा बड़ा कारण नवजोत सिंह सिद्धू रहे। बीजेपी की राज्यसभा सीट छोड़ने के बाद आप और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कई बार बात हुई, लेकिन आप नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं मना सकी। सिद्धू कांग्रेस में शामिल हो गए, लिहाजा आम आदमी पार्टी को इसका भी नुकसान हुआ। आप चुनावों में पार्टी का कोई बड़ा चेहरा पेश नहीं कर सकी। हालांकि भगवंत मान ने रैलियों में भारी भीड़ इकट्ठी की और खुद को राज्य का सबसे मजबूत नेता साबित करने की कोशिश की। मान ने तो निवर्तमान उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़कर चुनौती दी कि वो ही पार्टी का चेहरा बन सकते हैं, मगर चुनावों में वो हार गए। आपका चौथा बड़ा नुकसान बूथ मैनेजमेंट में नाकाम रहने का हुआ। 4 फरवरी को जिस समय मतदान हो रहा था, उस समय पर माझा और दोआबा के ज्यादातर जगहों पर आपका कोई बूथ ही नहीं था। इसकी बड़ी वजह ये थी कि मतदान से 2 दिन पहले ही प्रचार खत्म होते ही दिल्ली से आए सभी नेता वापस लौट गए। पंजाब की जनता ने 2014 में पार्टी के 4 उम्मीदवारों को तब संसद में भेजा जब लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी ने देश भर में 412 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन पार्टी के ये नेता आपस में ही लड़ते रहे। पटियाला से लोकसभा मेंबर धर्मवीर गांधी और फतेहगढ़ साहिब से लोकसभा मेंबर हरिंदर सिंह खालसा पार्टी से अलग हो गए। आपके लोकसभा सदस्यों का काम जनता में प्रभाव नहीं छोड़ सका, लिहाजा इसका भी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने भरपूर प्रचार किया था, लेकिन अब नतीजों के बाद साफ है कि दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दूसरे राज्यों की ओर रुख करने वाली आम आदमी पार्टी के सपने फिलहाल चूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इधर झारखंड की सर्वोच्च परीक्षा JPSC की 6ठी परीक्षा में आरक्षण को नजरअंदाज कर परीक्षा परिणाम प्रसारित करने के विरोध का मामला झारखंड में लगातार तूल पकड़ने लगा है। एक तरफ जहां इस मामले पर राज्य के JPSC अभ्यर्थी आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस मामले पर राज्य के कई छात्र संगठन और सरकार और विभाग के खिलाफ गोलबंद होकर उग्र आंदोलन के मूड में हैं। और सीधा रुक कर लेते हैं रांची का। मेरे सहयोगी रफी सामी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रफी, क्या है पूरा मामला और अभ्यर्थियों ने किस तरह से आंदोलन की शुरुआत की है? जी, अगर झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की बात करें तो झारखंड में जिस तरह से झारखंड की सर्वोच्च परीक्षा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के 6ठी PT की परिणाम आने पर, रिजल्ट आने पर जिस तरह से आरक्षण को नजरअंदाज किया गया है, इसे लेकर के राज्य के छात्र संगठन के साथ साथ JPSC के अभ्यर्थी जो है वो पूरी तरह से उग्र दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मामला राज्य में नासूर सा बनता चला रहा है। लगातार छात्रों का मांग है कि जिस तरह से PT परीक्षा के 6ठी PT परीक्षा JPSC में के आरक्षण को जो नज़रअंदाज करके रिजल्ट घोषित किया गया है, प्रसारित किया गया है, ये सरासर गलत है। आरक्षण देना चाहिए था ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ राज्य के छात्रों को
फायदा मिल सकता और वो नौकरी में बहाली हो सकती। इसे लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं छात्र संघ, कई बार सड़कों पर उतरकर, कई बार राजभवन मार्च करके आंदोलन कर रहे हैं और परीक्षा परिणाम को विफल बताने की, वापस करने की मांग कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं पूरे राज्य में एक लहर सा फैला हुआ है। राज्य भर से छात्र संगठन जो है वो राजधानी में जमा हो रहे हैं और लगातार आंदोलन देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी कई बार सड़क पर उतरे, कई बार राजभवन मार्च किया गया। अब जो उनका कहना है कि हर हाल में जिस तरह से झारखंड के की सर्वोच्च परीक्षा जेपीएससी के 6ठे जेपीएससी की पीटी परीक्षा में आरक्षण को नजरअंदाज किया गया है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रफी हमारे साथ, और इधर होली का त्योहार भी पास है। होली की धूम राजधानी रांची में जमकर देखने को मिल रही है। लोग होली की तैयारी में जुटे हुए हैं। होली से पहले शाम को होलिका जलाई जाएगी और होलिका दहन को लेकर शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर होलिका दहन की तैयारी हुई है। रफी हमारे साथ जुड़े हुए। रफी, होली की क्या खास तैयारी रांची में? होली है, होली को लेकर राजधानी सहित पूरे राज्य में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। विभिन्न संगठन, विभिन्न जातियां होली के रंग में रंग चुके हैं। सब अपने अपने ढंग से होली की तैयारी में लगे हुए हैं। आज होली का दहन होगा, कल धूमधाम के साथ पूरे राज्य में होली मनाई जाएगी, जिसको लेकर के पुरजोर तैयारी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बाजारों की बात करें तो लोग बाजार में भी नजर आ रहे हैं और रंग बिरंगे अबीर गुलाल की खरीदारी कर रहे हैं। जिस तरह से इस बार अलग अलग रूप रंग के पिचकारी लाए गए हैं, उसकी भी खरीदारी चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया रफी आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। और इसी के साथ वेकअप जिंदगी में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिएगा, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।